हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बंसल आंखों का अस्पताल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो कि नियर वाल्मीकि चौक सरसा में स्थित है। ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी आई केयर एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है और ये हॉस्पिटल नैब अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। यहाँ पर हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत ECIC के तहत पित्ते की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी एवं सफेद मोतिये का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। हॉस्पिटल के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर MR बंसल और डॉक्टर प्रोमिना बंसल जी, जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों के लिए एक वरदान है। और उनके साथ साथ उनके बेटे और पुत्र वधू डॉक्टर माहिब बंसल और डॉक्टर शैलजा बंसल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर माहिब बंसल जी आंखों के मरीजों के लिए एक वरदान है और डॉक्टर शैलजा बंसल गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम के द्वारा हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को विजिट किया गया। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको बंसल आंखों का अस्पताल एम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नियर वाल्मीकि चौक सरसा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसा नाम डॉक्टर MR बंसल, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है सरसा के एरिया में एज MD मेडिसिन। अब उनके साथ साथ उनके बेटे जो आई के स्पेशलिस्ट हैं और पुत्र वधू जो कि IVF में अपना बहुत बड़ा नाम कमा रही है। और ये बंसल हॉस्पिटल जो कि आस्था का केंद्र बना हुआ है। पहले बात कर रहे हैं डॉक्टर MR बंसल जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर बंसल, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जब आपके हाथों में ये सफ़ा थी कि आप लोग हाथों से स्कैन करते थे और आज इतनी मॉडर्न मशीनरी आ गई है, क्या कहना चाहेंगे कि तब का और अब का कितना फ़र्क लग रहा है आपको? तब का और आज का तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब हमारे पास क्या था, एक स्टेथोस्कोप, एक ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, एक ECG मशीन और 4 बेड लेकर हमने अस्पताल शुरू करा था 10,000 की लागत से सिर्फ। और मेरे को एक अजीब बात याद आती है कि साल का बिजली का खर्चा 500 रुपये होता था। एक साल का बिजली का बिल 500 रुपये का। पेशेंट से कंसल्टेशन फ़ीस 5 रुपये, घर जाने की फ़ीस 10 रुपये। अपने साधन पे, स्कूटर पे या साइकिल पे जाना, देख के आना, उसके साथ और भी देखना जी, इसको भी दवाई लिख दो, इसकी भी दवाई लिख दो, और 10 रुपये में काम हो जाता था। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि मॉडर्न सिनेरियो है, मॉडर्न समय, आप समय की रफ्तार के साथ चलते रहे। आपने अपने बेटे को आई सर्जन बनाया और उसकी पुत्र वधू जो आपकी है वो एक बहुत बड़ी IVF की स्पेशलिस्ट गायनी की डॉक्टर है और उसके साथ साथ आपकी बेटी है जो वो भी डॉक्टर। क्या कहना चाहेंगे कि आपने मेडिकल प्रोफेशन को जो दिया वो भगवान ने वैसे दिया, ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े डोनेशन देने पड़े हों बच्चों के लिए। अगर आपने सेवा की, आपने वो 10 रुपये वाली पर्ची वाले इंसान थे, तो भगवान ने भी वैसे ही आपको पॉजिटिविटी दी और आज आप नंबर 1 हैं सरसा में। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शुरू से हमने ऐसे ही बस काम स्टार्ट करा और उसी तरह ईमानदारी से मरीजों की सेवा करते हुए बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला मिल गया। दोनों बच्चे बिल्कुल फ्री की तरह डॉक्टरी लाइन में चले गए। चेरी हरियाणा में मेडिकल कॉलेज रोहतक से पढ़ी, करेंगे समझेंगे फ्री में पढ़ी। बेटा चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन करी और दोनों अपने लाइफ में बिल्कुल सेट हैं। बेटा रिनाउंड आई सर्जन ऑफ दिस एरिया, बीइंग हैविंग ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट वी आर इक्विप्ड विद। और उनकी वाइफ यानी कि हमारी पुत्र वधू, वो गायनी का तो काम है ही है, साथ में IVF जिन बच्चों में कपल्स में लेडी में बांझपन की बीमारी होती है, उनके बच्चे का उनको प्रदान करने में IVF की बड़ी अच्छी स्पेशलिस्ट है। हम भगवान से यही प्रेरणा करते हैं कि बच्चे और अपना इस लाइफ में आगे बढ़ें। तो हमारा भी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अब रिटायर्ड टाइप में चल रही है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि तब के समय में शुगर, BP, जब किसी को शुगर हो जाती थी तो घर में एक शोक सा पड़ जाता था, खरे बीमारी आ गई घर में। और आज घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 2-3 को तो शुगर है ही। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय हम लोग बहुत कॉन्शियस थे, मेडिसिन भी नहीं इतनी थी और शुगर के इफेक्ट्स के लिए भी ज़्यादा पता नहीं चलता था। लोग अंधे हो जाते थे, काला मोतिया जो आ रहा था, पैर खराब हो जाते थे लोगों को। मतलब उस समय पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और वैसे वैसे
ये भी बढ़ रहा है? नहीं, समय के साथ ये बीमारियां तब भी थी, पर जैसे कुछ पॉपुलेशन भी कम थी, कुछ डायग्नोज भी कम होते थे और लोग इनको एक नेचुरल ले लेते थे और जो समाज में उनको अपना फिजिकल काम करना, नेचर के साथ रहना, ये नेचुरल था और बीमारियां कम होती थी। आजकल सब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, हाथ से कोई काम करने की आदत नहीं है, बीमारियां हो भी बहुत गई हैं, डायग्नोज भी जल्दी होती हैं, उनका ट्रीटमेंट उपचार भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। तो इसलिए सारा टोटली जो मेडिकल हेल्थ का था सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तो समय के साथ और लोगों की अवेयरनेस फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, दे नो ऑल अबाउट द मेडिसिन एंड डिजीजेस। सर, जैसे आपने सेवादार बन के इस एरिया में सेवा की है और लोग, कोई कहता था कि बंसल मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा अंकल है, कोई कहता है मेरा चाचा है, मेरा ताया है, इतना आपने इस एरिया में नहीं बल्कि दूर दूर तक, हिसार तक पेशेंट आपके पास अभी भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वही खुशबू, वही माइंड बेटे ने लिया और वही आपने अपनी पुत्र वधू को यहाँ पर सजेस्ट किया कि नहीं बेटा, हम लोगों ने सेवा करनी है, और वही भावना लेकर अब ये भी IVF वाली डॉक्टर तो है लेकिन कोशिश करती है कि लोगों को काउंसलिंग के साथ, लोगों को थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के साथ ही हम लोग उनको कंसीव करा दें। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। बच्चों में वही संस्कार जाते हैं, कुछ तो बायोलॉजिकली, जेनेटिकली तो जो करैक्टर जाने हैं, अदरवाइज आल्सो उनको शिक्षा भी ये दी जाती है कि बेटे हमने भी बहुत ईमानदारी से काम करा और आपको तो अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के और ईमानदारी से और मरीजों की सेवा करनी चाहिए, ताकि किसी मरीज को कोई किसी तरह की कुछ शिकायत ना उसको हो कि मैं अच्छी तरह अटेंड नहीं हुआ। और ये बात तो है कि हमारा कुछ जो आगे 40 साल इस LI एरिया में सेवा करी हुई है उसका कुछ क्रेडिट तो उनको जाता ही है। जो हमारे पुराने पेशेंट्स आते हैं, दे वर सेटिस्फाइड विद अस, और वो उनका फ़ायदा अब हमारी अगली जनरेशन को भी हो रहा है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आप जैसी महान शख्सियत जिनका नाम हम लोग सुनते होते थे कि डॉक्टर हैं और भगवान का रूप है, और जिस तरीके से लोग बोलते थे कि वो सेवादार हैं, वो इतने बड़े डॉक्टर होकर भी वो ग्राउंड टू अर्थ हैं। उनका माइंड सेटअप जो है वो एक डॉक्टर वाला नहीं, सिंपल वाला है। आप लोग बहुत ही हार्टली हैं, सेवा कर रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए, सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ बंसल हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जो कि गायनी के क्षेत्र में 45 वर्ष अपने पूरे कर रहा है और अभी आई का जो है एक सेवा का केंद्र बना हुआ है और IVF का। और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ जो IVF स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि कॉम्बिनेशन है एक नए और पुराने का, माता श्री की जो 45 ईयर्स की प्रैक्टिस गायनी में और आपकी नई टेक्निक्स, क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट आता है तो एक छत के नीचे उसको गायनी का, इनफर्टिलिटी का, हर तरह का जो इलाज है यहाँ मिलता है? जो ये हॉस्पिटल है ये 45 वर्ष से, जैसे गायनिक हॉस्पिटल के लिए इसका नाम था, डॉक्टर प्रोमिला बंसल और डॉक्टर MR बंसल ने इसकी नींव रखी। और 2008 में मैंने ज्वाइन किया और 2010 में मेरे हस्बैंड डॉक्टर मही बंसल ने भी ज्वाइन किया। हम दोनों ने इसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ऐड करी, जिसमें से एक था IVF डिपार्टमेंट, जिसमें हमने इनफर्टिलिटी और IVF का जो लेटेस्ट और मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट होता है वो लगाया है। और आई डिपार्टमेंट में भी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न और बेस्ट, मैं कहूँगी कि इक्विपमेंट जो कि हो सकता है वो हमने लगाने की कोशिश करी है और अपनी तरफ से हम बेस्ट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को दे रहे हैं जो हम दे सकते हैं। जैसा अगर हम बात कर लें आई की, जैसे आपने मॉडर्न जो मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, और आंखों का ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जो पहले बहुत ही जटिल होते थे वो आजकल विद इन मतलब डे केयरिंग हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
आई में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। हमारे हॉस्पिटल में जो मोतियाबिंद, जो कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, वो फेको एमल्सिफिकेशन की जो बेस्ट मशीनरी है, जिसको सेंचुरियन विजन आई सिस्टम कुछ कहते हैं, वो है। इसके साथ साथ जो चश्मा उतारने के जो भी ऑपरेशंस हैं, लेसिक सर्जरी जिसको आम जनता बोलती है, वो सब की भी फैसिलिटी है। बाकी आई के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर मही बंसल आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम आईवीएफ की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि आज से 15 साल पहले 2008 में जब आपने ज्वाइन किया, तब का और अब का सिनेरियो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, खास करके मेल इनफर्टिलिटी के लिए तो बिल्कुल लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आजकल एक्सेप्टेंस आ गई है। और ये जो दोनों जोड़े हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम लोग को अभी इनफर्टिलिटी है, और उसको अभी वो उतना छुपाते नहीं है जैसे पहले छुपाया जाता था। लोग बिल्कुल इसको छुपाते थे। डेफिनेटली ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग अब इनफर्टिलिटी की समस्या के सामने भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ भी रही है। पहले से ये बहुत बढ़ गई है, जिसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि सबको मालूम है, लेट मैरिजेस इज़ मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दैट। लेकिन जो इनफर्टिलिटी के साथ सोशल स्टिग्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं जुड़ा हुआ है, वो हमारे इंडियन कल्चर में जो रिमोट एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, या उतनी फॉरवर्ड फैमिलीज़ नहीं हैं, मैं कहूँगी, उनमें अभी भी ये काफ़ी हद तक है, ख़ास करके मेल इनफर्टिलिटी में। लोग अभी भी उतना ओपन नहीं है इस इशू को लेकर जितना कि होना चाहिए। हम लोग उनको ये समझाते हैं कि इनफर्टिलिटी या बांझपन भी एक बीमारी की तरह ही तो है, और इसके लिए कई बार कोई एक पार्टनर ज़िम्मेदार होता है, और कई बार ये कोई भी नहीं होता, और कई बार दोनों भी होते हैं। तो इसको इतना छुपाने की या स्टिग्मेटाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट डेफिनेटली इस पे वर्क तो सोसाइटी देखो एज अ होल कर ही रही है। बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक फ्यू मोर ईयर्स जो ये स्टिग्मा है इसको रिमूव करने के लिए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने आईवीएफ का अपना शुरू किया है, और आपके मदर इन लॉ जो आपके साथ सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये आईवीएफ वाली डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर है फर्टिलिटी वाली डॉक्टर है। क्या कहना चाहेंगे कि लोग आते हैं कई बार काउंसलिंग के साथ, आप और आपके माताश्री हैं जो आप यूनाइटेड उनको देखते हैं पेशेंट्स को, और उनको काउंसलिंग के साथ ही, क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं, आप उनका प्रेशर रिलीज़ करते हैं। कई बार एक आईवीएफ फेलियर कराकर भी वो बाहर से आते हैं और फिर भी संतान सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया है कि मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों, तो मैं इसमें आपको एक लाइन में ही समझा सकती हूँ कि माई मदर इन लॉ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। उनकी अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लो कि मोर देन 40 ईयर्स की प्रैक्टिस ही हो गई है। शी इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, और मैंने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन ऐड करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। और किसी को क्या चाहिए कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ modern equipment, modern treatments, along with a touch of experience. And as far as your counseling is concerned, what will you say? Counseling तो देखो, I think सिर्फ infertility ही नहीं, I think आजकल के ज़माने में हर पेशेंट को ही चाहिए। एंड हम लोग बहुत ट्राई करते हैं अपने पेशेंट्स को डी स्ट्रेस करने की, अपने पेशेंट्स को काम डाउन करने की, उनको कंसोल करने की भी। पेशेंट्स जनरली जो कि जैसे आप कह रहे हैं कि फेलियर के साथ आते हैं, और डेफिनेटली वो लोग कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में से भी गुजर रहे होते हैं, तो उनको हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, उनको हम एक होलिस्टिक अप्रोच, चारों तरफ से ही उनको ट्रीट करना पड़ता है। उनके माइंड को समझना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है बहुत कुछ, यहाँ तक कि उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है कई बार। तो हमें उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स, हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद ही आप एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट हमारा एक ये बहुत मोटिव रहता है कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होता है पेशेंट के साथ, कैसा ट्रीटमेंट, क्या रिज़ल्ट, ये किसी को नहीं पता। बट एटलीस्ट हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पेशेंट्स। और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ही निर्भर करती है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है, जिसमें बहुत ही यंग एज में पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है बच्चियों को, और आगे जाकर ये इनफर्टिलिटी का कहीं ना कहीं कारण बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
और एक जो मेन रीज़न इसके अंदर है वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो जो टीनेज गर्ल्स के अंदर हम पीसीओडी देखते हैं वो बेसिकली कुछ हद तक हम उसको रोक सकते हैं, या कह लो कि पीसीओडी को तो शायद नहीं रोका जा सकता, बट उसके जो बुरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो भी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं बॉडी पे, उनको हम अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल से रोक सकते हैं। और बच्चे का लाइफस्टाइल हेल्दी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स, खास करके मदर्स, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, क्योंकि बच्चा हमेशा माँ को ही देखता है। तो अगर मदर का एक हेल्दी लाइफस्टाइल है तो काफ़ी हद तक हम सोच सकते हैं कि बच्चे का भी ठीक ही रहना चाहिए। तो बेसिकली हमें एज पेरेंट्स अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान ओवरऑल रखना चाहिए, लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, और बच्चों को भी हमें यही समझाना चाहिए। तो पीसीओडी का इंसिडेंस धीरे धीरे अपने आप ड्रॉप ही करेगा। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि पहले ज़माने में जैसे साइकिलिंग थी और साइकिलिंग के साथ थोड़ी गेम्स थी, आजकल इंडोर ज़्यादा जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ हो गई हैं। उसके साथ साथ जिम की बात कर लें, हम लोग जिम लोग जाते हैं, वो सिनेरियो और इस सिनेरियो में क्या कहना चाहेंगे कि नो डाउट कि वो लोग अपना रूटीन भी फॉलो करते हैं, वो जिम में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है पीसीओडी रहता है। और पहले का ज़माना था जैसे वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली लोग खेलते थे, करते थे, और उसमें लड़कियों को बहुत ही कम, ये बड़ी एज में आने वाली मतलब बीमारी होती थी पीसीओडी। जो ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम लोगों के बच्चे आजकल रहने लग गए हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये तो एक सबको ही पता है आज के ज़माने में कि ये डिज़ीज़ की तरह बन गया है और बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है। हमें ही, बड़ों को ही हो गई है, बच्चों को तो होनी ही है। और उसकी वजह से बच्चों की इतनी प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, घंटों घंटों बैठे रहना, एक ही चेयर पे बैठे रहना, उससे ओवरऑल क्या होता है कि आपने दिन में आप जिम चले गए या आपने योगा कर लिया, आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद आप सारा दिन बैठे रहें, तो क्या उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल कहेंगे? नहीं कह सकते। आप जिम ना करें, योगा ना करें, कुछ ना करें, पर आप दिन भर अगर आप एक्टिव हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं और हर आधे पौने घंटे के अंदर उठ के आप एक राउंड लगाते हैं, जो ये डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं इनका कम यूज़ करते हैं या मॉडरेशन में करते हैं, तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछती हूँ कि दोनों में से क्या हेल्दी है? मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं कि पूरा दिन भर जो इंसान अपना ध्यान रख रहा है, एक्टिव रह रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, वो ही एक्चुअल में उसको हम हेल्दी कहेंगे। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज करना कि हमने दिन में आधा घंटा वॉक के लिए हम चले गए और हम हेल्दी हैं, ये तो सिर्फ बस कहने के लिए ही है। बट एक्चुअल हेल्थ जो होती है वो ओवरऑल आप अपने दिन में कितने एनर्जेटिक रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो वर्चुअल या डिजिटल वर्ल्ड के तो जो नुकसान है वो बहुत सारे हैं, हम सबको ही पता है। तो उसमें से एक है कि उसने हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज कर दिया है। हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल से आना और बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना और ये सब रूटीन होता था। आजकल बच्चे आते ही लैपटॉप और मोबाइल पे लग जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी या ऑनलाइन गेम्स। तो इस वजह से लाइफस्टाइल तो देखो नो डाउट ख़राब हो ही रहा है और वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। प्लस डाइट, फास्ट फूड कितना ज़्यादा अब्यूज़ होने लग गया है। मतलब आई थिंक कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हफ्ते 10 दिन में एक बार ही ज़ोमेटो ना से ऑर्डर ना होता हो कुछ ना कुछ। तो इन चीज़ों से डाइट तो मेन होती है आपके लाइफस्टाइल के अंदर। तो डाइट हेल्दी नहीं होगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। वेट गेन, ओबेसिटी, ये चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो यही सब रीज़न्स हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि पीसीओडी के नाम में डिज़ीज़ ज़रूर आता है, पर ये एक बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी की टाइप है, आपकी बॉडी टाइप है, जिसको हम आजकल एक्चुअली पीसीओडी नहीं पीसीओएस कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी की टाइप है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम दवाइयों से या हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बॉडी की टाइप तो वैसे ही रहती है, सिर्फ इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो हम हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस और एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंडोमेट्रियोसिस की हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको आपने ये जो बीमारी थी जिसके लिए वो लोग कंसीव नहीं कर रहे थे, पहले आपने उसको ट्रीट किया और फिर उनको संतान सुख की प्राप्ति कराई, क्या कहना चाहेंगे?
एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लेडी की अपनी सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो परमानेंट पेन में ही रहती है, और उसके साथ साथ जब इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं हो रहा, ये चीज़ें ऐड होने लग जाती हैं, तो उसके लिए बहुत टफ सिचुएशन होती है। तो और एंडोमेट्रोसिस मेडिकली भी थोड़े डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। बट इन लोगों को जब हम IVF से ट्रीटमेंट देते हैं और प्रेगनेंसीज रहती हैं तो डेफ़िनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे केसेस के अंदर जब बच्चा रहता है और एक मदर हैप्पीली बच्चे के साथ घर जाती है, तब हमें एक्चुअली में ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा ये सब कुछ करना और इतनी नॉलेज और इतना सब इकट्ठा करना कुछ मायने रखता है किसी की ज़िंदगी में। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल, जिसमें IVF के लिए आपने लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए हैं और मॉडर्न OT और स्मॉल प्रोसीजर्स आप खुद कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट मतलब जो है गायनी का एक सेंटर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि IVF वाले जो बेबीज़ हैं बहुत ही प्रेशर सिचुएशन होती है पेरेंट्स की, उसको आगे तक लेकर जाना, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए मदर जो है वो भी और आप भी स्पेशलाइज्ड हैं। और एक ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें MD मेडिसन है डॉक्टर साहब, और साथ में जो है गायनी के 2 डॉक्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है वो कंप्लीट जब उसने कंसीव कर लिया उससे बच्चा देने तक का जो है ये हॉस्पिटल काम करता है? जब कोई किसी लेडी को जब IVF प्रेगनेंसी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट से ज़्यादा खुशी तो उस टाइम डॉक्टर को ही होती होगी। और उसके बाद का जो जर्नी होता है हमेशा उतना स्मूथ नहीं होता जितना हम चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लोग IVF कराते हैं उनकी बॉडीज़ नॉर्मल नहीं होती, उसी वजह से उनको इतना एक्सट्रीम ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने पूछा था एंडोमेट्रोसिस या PCOD। अब एक एंडोमेट्रोसिस की लेडी जिसकी सपोज़ करो 40 इयर्स की एज है, हम उसको किसी 25 साल की नॉर्मल नॉन एंडोमेट्रोटिक लेडी से कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, एज फैक्टर है, तो इनकी प्रेगनेंसीज़ एक तो वैसे ही प्रेशियस होती हैं, ऊपर से कई बार बहुत ही हाई रिस्क टर्न भी ले जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के अंदर 24/7 अवेलेबल रहते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, हर तरह की इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए, और अपनी तरफ से उनको वो सारा ट्रीटमेंट देते हैं जो कि उनको जिसकी भी उनको ज़रूरत हो। और हमारी पूरी की पूरी कोशिश और पूरी मेहनत इसी में ही जुटी होती है कि उनको हम एक हेल्दी बेबी के साथ ही डिस्चार्ज करें। डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल है ये राउंड द क्लॉक 24 हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका रेजिडेंस बिल्कुल नज़दीक है हॉस्पिटल के, हम मानेंगे कि बीच में ही है। और ये भी एक सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसीज होती हैं, जब भी कोई बंदा दर्दें उठती हैं तो रात को ही उठती हैं, और रात को अगर दर्दें उठती हैं डॉक्टर दरवाजे नहीं खोले तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये हॉस्पिटल एक आस्था का केंद्र बना हुआ लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेडिकल में चाहे आप रात को भी नहीं सोए हों, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी सर्विसेज हैं जो अपने पेशेंट को ऐसे देते हैं कि एक बार जो आ गया पेशेंट उसको अपने अडॉप्ट की तरह ही है कि उसने उसको अडॉप्ट कर लिया कि नहीं ये हमारा है। लेबर पेन्स तो कभी भी किसी को किसी भी स्टेज पर हो ही सकती हैं डेफिनेटली, बट येस हम लोग पूरा टाइम अवेलेबल ही रहते हैं और खुद ही अपनी सुपरविज़न के अंडर ही उसको पेशेंट को एडमिट करके पूरा रखते हैं। और वही मैं आपको कहना चाहूँगी कि अल्टीमेटली तो जो हमारा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो मदरहुड को ही अब डेडिकेट हो चुकी है, और हमारा हॉस्पिटल भी पिछले 45 वर्ष से मातृत्व को ही समर्पित है। तो हम जी जान से उसकी कोशिश करते हैं, जो कि हमसे जितना हो सके बने, जो हो सके वो हम करने की पूरी ट्राई करते हैं। जैसा अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी ये हॉस्पिटल एक वरदान माना जाता है, क्योंकि एक्सी की हम बात कर लें और प्रोसीजर्स की बात कर लें तो इस हॉस्पिटल में हर तरह का जो मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो भी अवेलेबल है। हाँ, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर जितने भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि IUI हो गया या ICSI या और एडवांस ट्रीटमेंट्स भी जैसे कि होते हैं टीसा और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर करते हैं और उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ इनफैक्ट करते हैं। और अपनी तरफ से हम पूरा ट्राई करते हैं कि जो भी पेशेंट की इनफर्टिलिटी का रीज़न है हम रूट कॉज तक जाएं
उसको जितना ट्रीटमेंट हम मेडिकली दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट दें, और जैसे भी करके उसका बच्चा हो सके उस ट्रीटमेंट को अपनाकर उसके अपने खुद के स्पर्म के साथ ही उसको प्रेगनेंसी हो सके। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि मेल जो हैं वो बहुत ही प्रेशर में रहते हैं अगर उनको इनफर्टिलिटी का हो, और वो ऐसे में इंस्टेड ऑफ गायनी डॉक्टर्स वो कई बार ताकत के बादशाहों के पास चले जाते हैं जो उनको पता नहीं क्या क्या दे देते हैं और उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। क्या कहना चाहिए कि ये जो भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको स्पर्म्स कम है, नेल स्पर्म है, तो यू शुड कंसल्ट योर गायनकोलॉजिस्ट, नॉट कि आप ताकत के बादशाहों के पास जाएं। और जब गायनकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिनके पास हर चीज़ का इलाज है, अगर एक स्पर्म है तो भी वो अपने स्पर्म के साथ ही अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बल्कि जो आपने पॉइंट उठाया है जो कि कई बार लोग शर्म की वजह से या डर की वजह से या फैमिली में वो बताना नहीं चाहते या सोशल स्टिग्मा की वजह से जो हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, तो क्या होता है कि स्पर्म काउंट विद टाइम विद एज कई बार और घटता चला जाता है, और जो भी सिचुएशन उस टाइम पर होती है आने वाले टाइम में वो उससे ख़राब हो जाती है। तो आजकल इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अगर हमें एक हेल्दी स्पर्म भी मिल जाता है तो हम उसको अपना प्रेगनेंसी करने के लिए और बच्चा देने के लिए हम उसमें से ट्राई कर सकते हैं। तो पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये मैसेज डिलीवर होना कि वो टाइमली जैसे ही उनको पता चले हॉस्पिटल आएँ और इन सब चीज़ों से डरें नहीं, घबराएं नहीं। हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बल्कि अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद उनका स्ट्रेस रिलीव ही होगा, बढ़ेगा नहीं, और ना लेने से बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जब पेशेंट आते हैं आपके पास, दोनों जोड़ा आते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों को बुलाते हैं, आपने कभी ऐसे नहीं है कि लेडीज़ आए, आप पहले बोलते हो कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे पास आओ, पहले आप उनको इस जोन में लेकर जाते हैं। उनका माइंड सेटअप जो स्ट्रेस से भरा होता है, जब आप उनको बताते हो कि हमने 45 ईयर्स 50 ईयर तक भी लेडीज़ को जो है कंसीव कराया है, और ये एक भगवान का भी है कि जब भगवान ने निगाहें सीधी करनी है तो ही ये जो प्रेगनेंसी होनी है। नो डाउट डॉक्टर्स आप लोग निमित्त बनते हैं, लेकिन जो जब भगवान का जो यहाँ पर काम है तो भगवान ने भी करना होता है। जैसे आप उनको काउंसल करते हैं, उनके माइंड सेटअप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और वही जो जाने के साथ ही उनको जो है एक आस की किरण जो है दिखाई देने लग जाती है। जब पेशेंट पहली बार आता है तो जनरली बहुत कंफ्यूज स्टेट के अंदर होता है। हम अपनी तरफ से उनको ये सारे, जैसा आपने खोला कि सब कुछ बताते हैं कि डॉक्टर तो अपनी तरफ से एक ट्रीटमेंट देने के लिए, अल्टीमेटली इलाज करने वाला तो ऊपर ही बैठा है। हम लोग तो पेशेंट को दवाई दे देंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे, ट्रीटमेंट दे देंगे, बट अल्टीमेटली तो हर चीज़ भगवान के हाथ में ही है। किसी इंसान को IVF से पहले साइकिल में प्रेगनेंसी हो रही है, किसी को हो ही नहीं रही है, तो इन चीज़ों का देखो कोई प्रेडिक्शन तो नहीं होता, बट ये चीज़ तो आप जब ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट आता है तो मुझे लगता है आजकल सब इतनी बेसिक रिसर्च तो सबने करी होती है, तो इस सब का आइडिया उनको ऑलरेडी होता है। पर हम कभी भी उनको कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस या हम कभी उनको गलत फॉल्स एजम्पशंस नहीं देते हैं कि नहीं हो ही जाएगा 100%। जैसे जो उनके केस को देखते हुए हमें सच लगता है, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनको वही बताते हैं जो हैं। उसके बाद पेशेंट की चॉइस होती है कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहे या ना लेना चाहे। ये हम भी समझते हैं कि 100% रिजल्ट्स नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये पेशेंट की एक ट्रीटमेंट चॉइस होती है। तो अगर उनको लगता है कि ठीक है वो ट्राई करना चाहते हैं तो ही हम उनको इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं। जैसा ये हॉस्पिटल जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं वो सारी यहाँ पर लागू होती हैं, और उसमें आपका अलग से सेल बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का पर पेशेंट को अगर उसने आइज़ का कोई कराना है या कोई गायनी के संबंधन जिनके पास कार्ड्स बने हुए हैं तो उनके लिए एक अलग से सेल है, और उन लोगों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे हम अपने जो नॉर्मल रूटीन वाले पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमारे पास कोई भी पेशेंट, आप एम्पैनलमेंट की बात कर रहे हैं, एम्पैनलमेंट तो अलग चीज़ हो गई। मैं कहूँगी कई बार कोई बहुत पुअर पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनको हमें ही लगता है देखकर कि इतने मुश्किल से वो करा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट एवरी ईयर ऑलमोस्ट 400 आई सर्जरीज़ तो हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिस टोटली फ्री हर साल। तो आप मान लीजिए कि अगर 10-11 साल से हमारा आई विंग चल रहा है तो कितनी सर्जरीज़ हो गई होंगी।
तो एब्सोल्युटली सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिल्कुल 19-21 का भी फ़र्क ही नहीं है। ये तो कभी दिमाग में आता ही नहीं है। हमारे लिए हर पेशेंट बराबर है, चाहे वो पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है। ट्रीटमेंट देते वक्त ये सब नहीं सोचा जाता, बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। डॉक्टर साहब, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 45 ईयर जब जो होने जा रहे हैं, आपका हमारी पंजाब प्लस की टीम के माध्यम से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको कि आप एक नया चेहरा जुड़े हैं 15 साल से, और आपने भी वही सेवा जो आपने के फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने की है, और वही जैसे वो उनको बुलाते थे, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताया है, वो आप लोगों को भी उसी में आपको और डॉक्टर साहब को उसी अपनी श्रेणी में और उसी अपनी फैमिली में ले आए हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी तरफ से हमने हमेशा एक एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करी है, और जो हम कमिटेड हैं अपनी सर्विसेज के लिए, ट्रू और ट्रस्ट और फेथ के ऊपर जो एक सर्विसेज देते हैं, हम उसी के ऊपर खरे उतरेंगे, और हम आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरी करने की पूरी ट्राई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बंसल हॉस्पिटल, जो कि 45 साल अपने कंप्लीट करने जा रहा है, और बात कर रहे हैं डॉक्टर पोमेला जी के साथ, जो 40 साल से अपनी गायनी में सर्विस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सेकंड थर्ड जनरेशन तक आ गए हैं जिनको इन्होंने कंसीव कराया है, जिनको गायनी के जिन्होंने बच्चे के लिए डिलीवरी के जो केस इन्होंने सॉल्व किए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो सिनेरियो जब आपने हॉस्पिटल शुरू किया और जब आपके हाथों में सफ़ा थी, आप लोगों को पता चल जाता था, अल्ट्रासाउंड या ये चीज़ें नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? उस समय भी आप लोग डिलीवरीज देते थे और बहुत 3-3, 4-4 लोग बच्चों को जन्म देते थे। क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो है, एक आधा बच्चा होना है लेकिन वो भी पैकेट ही आना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है टेंशन के लेवल बड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी मेहनत चाहिए। बाकी ये भी ठीक है, अब इससे पूरा एक्यूरेट पता चल जाता है, पर उसमें भी एक्यूरेसी कोई कम नहीं थी। सारा बिना ही इक्विपमेंट के और नॉलेज से ही काम किया। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि वो नॉलेज और आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है, जिसमें आपको एक पुत्रवधू के रूप में एक मॉडर्न डॉक्टर मिल गई है और नई मशीनरी, क्या कहना चाहेंगे कि ये तो सोने पे सुहागा है? अब आपको हर चीज़ जो है वो एक मैग्नाफाइड मिल रही है, और उसके साथ साथ जो पुत्रवधू है जो नई टेक्निक से लेकर आई है, तो ये एक कम्बिनेशन ऐसा है जिसके साथ कि गायनी का ये नो डाउट सेंटर था, लेकिन 15 साल से ये और भी लोगों के आस्था का केंद्र बन चुका है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि जब तक पूरी एक्यूरेसी ना हो, मॉर्टेलिटी रेट मदर का और बच्चे का, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए डॉक्टर जो हैं, अगर हम बात कर लें सासा की डॉक्टर, वो पहले भी आपको बुलाते थे, आज भी आपको बुलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपका बहुत बड़ा हाथ है? हाँ, ये इक्विपमेंट से और ये नई टेक्निक से, वो तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो पूरी कवरेज है, 100% बिल्कुल सेफ़ हो गई है। जैसे अगर हम इस हॉस्पिटल की बात कर लें तो यहाँ पर पेनलेस डिलीवरीज और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी की बात कर लें, उसके साथ साथ प्रोसीजर्स की बात कर लें, तो एक कंप्लीट गायनी सेंटर है जिसमें एक बार बंदा आ जाता है तो वो गायनी की तकरीबन हर तरह की जो फैसिलिटी लेकर जाता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि पहले तो सारा विदाउट दिस पेनलेस डिलीवरी काम चलता था। अब तो पेनलेस डिलीवरी भी करा सकते हैं और टाइम पे जब ज़रूरत हो तो सिजेरियन भी कर सकते हैं। तो अब तो पूरा 100% सेफ़ है हर एक चीज़। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपके समय में ज़्यादा जो है नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां भी पेन कम मतलब जो है बियर करती हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो सोशल हेल्थ है वो भी उतनी बढ़िया नहीं रही जैसे पहले होती थी। क्या कहना चाहेंगे कि आज सिजेरियन की ज़रूरत जो ज़्यादा पड़ रही है पहले से? हाँ, आज तो सिजेरियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वो एक तो ये है कि वो मेंटल हेल्थ भी उनकी ऐसी हो गई है कि पेन नहीं लेना बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कि करना भी चाहते हैं पर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं अलाउ करती, क्योंकि उस तरह की एक्सरसाइजेज़ और एक्टिविटीज़ नहीं रह गई हैं।
और ना ही उनका उस तरह का न्यूट्रिशन है। जैसा कुछ समय था कि लेडीज़ कनक धोती धोती जो है बच्चे जन्म लेती थी, और आज का समय है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परहेज़, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ ज़्यादा ही है, कुछ थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं, पर वो पेशेंट भी नहीं मानते, साइकोलॉजिकली वो उसी को अच्छा मानते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर करना भी पड़ता है। जैसा किसी समय पर जो नियोनेटल की बात करें हम लोग, अपहास बच्चों की बात करें, तो पहले इनकी दर ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सिनेरियो आ गया और हमारे पास नए नए किस्म के अल्ट्रासाउंड्स आ गए, तो इस बीमारी से भी बहुत पहले से निजात पा रहे हैं लोग, और पहले से कम ये जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एंटीनेटल में ही बच्चे के जन्म से पहले ही सारी चीज़ों का पता चल जाता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम रह ही नहीं जाती कि जो आए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि एथिक्स के साथ आप लोगों ने सेवा शुरू की, बेटा आया, पुत्र वधू आई, और वही एथिक्स आज भी कायम है, और वही लोग मानते हैं कि ये हमारे जैसे रिलेटिव हैं, उनको ऐसे ही फीलिंग होती है। गांव के दूर दूर तक लोग, हिसार से लोग आते हैं, गंगानगर से लोग आते हैं, हनुमानगढ़ से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से जो आपके पेशेंट्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आते हैं। आगे उनकी बेटियां जो बेटे बेटी मैरिज हो जाती है, तो वो उनको वहाँ से ही लेकर आते हैं कि नहीं, हमने तो उन्हीं के पास जाना। हाँ, वो तो है, क्योंकि एक बार जब आने के बाद उनको विश्वास बन जाता है, तो वो चाहते ही हैं कि हम यहीं पे कराएं। जैसा आपका हमें समय देने के लिए और 45 इयर्स की कंप्लीशन के लिए जो मील पत्थर आपने स्थापित किया है, जिसमें हज़ारों की गिनती में आपने उन लोगों को ज़िंदगी दी है जिनको लग नहीं रहा था कि हम लोग शायद इस प्रॉब्लमों से निकल जाएं, और इनफर्टिलिटी के केस में जो आपने एक मील पत्थर स्थापित किया है, IVF के केस जो केसेस इतने ज़्यादा बड़े तरीके से हैंडल किए हैं, और इनफर्टिलिटी बहुत सारे बेनिस्तान जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति कर रही है, और आइज़ में एक नंबर है कि नई से नई टेक्निक यहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट है जो यहाँ से सही होकर जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब जिनका पहले से ही, चाहे वो शुगर का पेशेंट था, चाहे हार्ट का पेशेंट है, 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल पुराने लोग हैं जो मेडिसिन के साथ ही अपनी ज़िंदगी बढ़िया गुजार रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। On the eve of completion of 45 years of Bansal Hospital, which is eye hospital, IVF hospital, gynae hospital, हम लोग बात करेंगे यहाँ के स्टाफ के साथ। भाई साहब, आप बहुत पुराने यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं यहाँ के डॉक्टर्स और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा, और सबसे पुराने सिरसा के हैं। आपको कितनी देर होगी यहाँ सेवा करते हुए? मेरे को 5-6 साल हो गया। और बढ़िया सारे पास एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है जी। हम देख सकते हैं कि पेशेंट्स के लिए लिफ्ट दी गई है। अभी हम हैं IVF के सेंटर में, और देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ है, और मैडम जो हैंडल करते हैं साथ में डॉक्टर साहब के, और ये स्मार्ट से बॉय हैं जो करते हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। ये हमारा IVF फ्लोर है। यहाँ पे हमारी पूरी IVF की लैब है, एंड्रोलॉजी लैब है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। अभी आप एक बार पहले हमारी IVF की पूरी लोकेशंस देख सकते हैं कि कैसे कैसे कितना क्लीन IVF का एरिया हमें रखना पड़ता है प्रॉपर। यहाँ पे एंट्रेंस के लिए हमारे शूज़ और वो सब यहीं पे अभी चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा IVF का फ्लोर है सारा। यहाँ पे हमारे एक तरफ ऑपरेशन थिएटर आ गया जी, इस तरफ ये एंड्रोलॉजी लैब आ गई। इस लैब के अंदर हमारे IVF के पूरे इक्विपमेंट, ICSI के, IUI के सारे इक्विपमेंट्स हैं। पीछे इस तरफ हमारे अल्ट्रासाउंड का एरिया है। ये जिन पेशेंट्स की हमें मैडम को नीड लगती है उनके हिसाब से पेशेंट का अल्ट्रासाउंड मैम करके यहीं उनको देख लेते हैं। और इस तरफ ये हमारी सीमन लैब, IUI रूम इस तरफ हैं। इसमें यहाँ पे IUI का प्रोसीजर इस तरफ किया जाता है। IUI रूम है, इसके अंदर IUI का प्रोसीजर किया जाता है। आपको हमारी IVF की लैब दिखाते हैं। ये हमारा लैब का इधर का एंट्रेंस का एरिया है। ये हमारी IVF की पूरी लैब है। यहाँ पे हमारे IVF का प्रोसीजर किया जाता है सारा। ये IVF OT है हमारी, और इस तरफ ये हमारी लैब आ गई।
ये हमारी इक्सी की मशीन है। इस पे हमारा इक्सी का एग का प्रोसीजर होता है और ये हमारा आईवीएफ का वर्क स्टेशन है जिस पे पूरा आईवीएफ का काम, एग्स की जांच और वो सब देखा जाता है। और ये हमारे इंक्यूबेटर्स हैं जिनमें एग्स को सेफ रखा जाता है। हम आपको हमारा आई का डिपार्टमेंट दिखाते हैं। ये हमारा आई का स्टोर है। ये हमारा ऑप्टिकल स्टोर आ गया। यहाँ पे हमारे ऑप्टिकल्स यानी कि चश्मे के नंबर जो दिए जाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन चश्मा तैयार होता है। ये हमारा आई का रिसेप्शन है और ये हमारा इनिशियल रूम है जहाँ पे AR NCT रखा हुआ है, पेशेंट का विजन टेस्ट होता है। ये हमारा यहाँ पे सारा इक्विपमेंट्स है जिसमें OCT, ग्रीन लेज़र, याग लेज़र, DRS ये सब होते हैं। OCT से क्या है पर्दे की जांच जो होती है और DRS से क्या है अनडायलेटेड रेटिना चेक हो जाता है। याग लेज़र से हमारी जो कैटरेक्ट के बाद में याग की झिल्ली आती है वो हो जाती है। और ये हमारे हॉस्पिटल का आई का व्यू है जिसे आप देख सकते हैं। वेल फर्निश्ड आई हॉस्पिटल है हमारा इन सिरसा। ये हमारी आई की OPD है। आइए चलिए अब हम आपको हमारे आई के थिएटर रूम में लेके चलते हैं। ये अभी हमारे यहाँ पे थिएटर में सर्जरी चल रही है, लाइव सर्जरी। इसमें डॉक्टर महीप बंसल अपनी सर्जरी ऑपरेट कर रहे हैं। ये पेशेंट की ICL की सर्जरी चल रही है। और ये हमारी सर्जरी की जो मशीन है सेंचुरियन विजन सिस्टम एक्टिव फ्लूइडिक्स पे काम करती है। जिसमें बहुत ही माइनर कट 1.6 mm इंसिजन, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं वो चल रही है। और डॉक्टर महीप अभी ICL सर्जरी का एक इम्प्लांट कर रहे हैं जिसमें पेशेंट का जो नंबर है लगभग 17.5 से 3 अप्रॉक्स 20 नंबर के आसपास का पेशेंट को स्पेक्स है। तो ICL सर्जरी से इसका स्पेक्स अभी हटा दिया जाएगा। तो ये हमारा आई का थिएटर और आई की OPDs और आई का फ्लोर है। आप देख सकते हैं 12 सालों से 13 सालों से सिरसा में शिफ्ट है ये बंसल आई केयर एंड IVF सेंटर। पिछले 45 सालों से बंसल गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी 45वीं एनिवर्सरी बना रहा है। आइए अब हम आपको नीचे मैडम की OPD में लेके चलते हैं। ये हमारे डॉक्टर शैलजा बंसल जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं गायनी डिपार्टमेंट में। ये आइए अब हम आपको गायनी की OT दिखाते हैं, फुल मॉड्यूलर OT। ये हमारा OT पैनल, OT के इक्विपमेंट्स, ये हमारी लेप्रोस्कोपी यूनिट और ये हमारा ऑपरेशन थिएटर फुल्ली मॉड्यूलर HEPA फिल्टर के साथ में। यहाँ पे हम लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, स्टेक्टमी ये सब सर्जरीज यानी जिसको हम दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बोलते हैं वो किए जाते हैं। और ये हमारे लेबर रूम एरिया आ गया। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। ये हमारे गायनी डिपार्टमेंट का आउटर व्यू सिटिंग एरिया। थैंक यू कमिंग फॉर द बंसल हॉस्पिटल।